गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी की डिमांड पर हमने 9वीं कक्षा की ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं। तो आज हमारा जो 9वीं कक्षा का पहला टॉपिक संख्याओं से संबंधित है। तो संख्याओं को हम पहले देखेंगे। वैसे हम इन संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मोटा मोटा सा इनका आकलन कर लेते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स किसको बोला जाता है? जो नंबर्स हमें प्रकृति में दिखाई देते हैं, प्रकृति में दिखाई देते हैं अर्थात 1 2 3 4 जो हमारी गिनती होती है। अर्थात प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है? वो अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। और उसको n से डिनोट हम करते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर्स। अब हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या के साथ साथ एक शून्य और शामिल होता है। शून्य 1 2 3 और उसी प्रकार कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। और उसको हम w से डिनोट करते हैं। w मतलब होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में सारी की सारी तो धनात्मक संख्याएं हमारे पास होती हैं और सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। सारी की सारी धनात्मक प्राकृत संख्याएं, सारी की सारी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं और शून्य शामिल है। और इन पूर्णांकों को हम किससे डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं, z। ठीक है, z से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो p बटे q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q नीचे वाली संख्या कभी भी शून्य नहीं होगी। p और q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q कभी शून्य नहीं होगी। और p और q मेरे पास क्या होते हैं? p और q मेरे पास होते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक हो सकते हैं। समझ में आ गया? p और q क्या है? दोनों बिलोंग्स टू या इक्वल टू या बिलोंग्स टू कर देंगे हम, क्या है? z है, इंटीजर्स है ये। ठीक है। और q कभी भी शून्य नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा नीचे, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये संख्याएं हैं। अब इनमें देख लेते हैं कि क्या सारी की सारी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या ही बोल सकते हैं? तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं, तो प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं भी बोल सकते हैं। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या में नहीं है। तो पूर्ण संख्याओं को, सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। 0 से आगे सारी संख्या इसके अंदर है। क्या पूर्णांकों को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? सारे पूर्णांकों को प्राकृत संख्या। अब पूर्णांकों में तो नेगेटिव है, यहां तो नेगेटिव नहीं है, तो पूर्णांकों को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। क्या प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक बोल सकते हैं? प्राकृत संख्याओं में ये सारी संख्याएं हैं, ये पूर्णांकों में है, तो प्राकृत संख्याओं को भी पूर्णांक बोल सकते हैं। क्या सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं? अब परिमेय संख्या तो मेरे पास 2/3 भी है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो हम परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं बोल सकते। क्या पूर्णांकों को परिमेय संख्या बोला जाता है? अब इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए। पूर्णांकों को परिमेय संख्या, पूर्णांक हमारे पास ये है। क्या 3 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं p बटे q की फॉर्म में कि नीचे वाली संख्या वो क्या है? वो शून्य ना हो। लेकिन वहां 3/1, नीचे 1 लगाने से 1 से भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3/1 यदि मैंने लिख दिया तो पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है। या -5 को मैं कैसे लिखूंगा? -5/1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब शून्य के लिए मैं देखता हूं 0/1। इस चीज को ध्यान से देखें, 0/1 लिखा है मैंने। 0/1 क्या होता है? शून्य ही होता है। अब नीचे वाली संख्या तो शून्य नहीं है और p और q क्या है? दोनों क्या है? पूर्णांक भी है। पूर्णांक है ना, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। संख्याओं में हमारे पास यही है। अब इससे संबंधित थोड़े और प्रश्न हमारे पास प्रश्नावली 1.1 में आते हैं, वो देख लीजिए। एक प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से आता है कि परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब परिमेय संख्या 2 भी एक परिमेय संख्या है। हमने बताया था ना कि 2 के नीचे क्या होगा? 1 और 3 के नीचे भी 1। अब 2 और 3 के बीच में कितनी संख्या है भाई? पूर्ण और प्राकृत संख्या। पूर्णांकों में हम देखा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अनेक, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब वो निकालनी कैसी होती हैं? मान लो हमें 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 5। और हर बराबर है, हर मतलब नीचे वाली संख्या वो बराबर हो तो 5 से एक ज्यादा से गुणा कर दें।
बराबर हो और इनके बीच में कोई संख्या ना हो, 5 से 1 से ज्यादा ही कर दें। 6 दूनी 12 बटे 6 कम 6, 6 3 18 बटे 6 कम 6। अब इनके बीच में देख लो 12 के बाद 13 बटे 6, 14 बटे 6, 15 बटे 6, 16 बटे 6 और 17 बटे 6। ये 5 की 5 संख्याएं परिमेय संख्या, ये 5 की 5 परिमेय संख्या इनके बीच में है। यदि हमें ज्यादा निकालिए तो हम यहाँ ज्यादा से गुणा कर देंगे और जिसको हर से गुणा करें उसी को अंश से गुणा करना है, उसी संख्या से। ये देखो ये दे दिया ना, हर बराबर होने चाहिए, लेकिन यदि नीचे पहले ही हर बराबर देखे हैं तो हम किसी से भी गुणा कर सकते हैं। 10 से करो, 100 से करो, 1000 से करो, लाख से करो, तो और संख्याएं परिमेय संख्याएं इनके बीच में बढ़ती रहेंगी। दूसरे प्रकार का प्रश्न मेरे पास इस प्रकार से आ सकता है जिसमें हर बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं है इन संख्याओं के, 2/5 है वो 3/4 है। अब इनको कैसे करेंगे? इनको करने के लिए पहले हर बराबर करना पड़ेगा। हर कैसे बराबर होगा? उसका हर कितना है? 4। इसके अंश और हर को 4 से गुणा कर दूंगा मैं, और इसका हर था 5, इसके अंश और हर को मैं 5 से गुणा कर दूंगा उस संख्या के। देखो अब ये क्या बन गया? 4 दूनी 8 बटे 5 चौके 20, और ये 5 दिए 15 बटे 4 पंजे 20। अब हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया ना। तो 8 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 संख्याएं हैं। 7 में से कोई भी 5 हम लिख सकते हैं। 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20। ये मेरे पास कितनी संख्याएं आ गई? 5 संख्याएं आ गई। एक 14/20 होगा, 6 संख्याएं थी इनके बीच में, साथ ही में 15/20 ही लगा गया था। चलो कितनी संख्याएं हमारे पास? 5 इनके बीच में आ गई। यदि वो और ज्यादा कहता कि 10 ज्ञात करो, हम इसको किसी से भी गुणा कर सकते हैं। 10 को इससे करो, 10 को इससे, 10 को उससे, 10 को उससे। हर बराबर होने के बाद प्रत्येक संख्याओं के अंश और हर को हम एक ही संख्या से गुणा करेंगे, बराबर संख्या से। समझ आ गया? तो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, और पीछे जो हमने अभी संख्याओं के बारे में पढ़ा था, आशा कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये प्रश्नावली 1.1 कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।